हेलो एवरीवन। एलटी उत्तराखंड पैडागोजी की इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जहां से फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो बिल्कुल एकदम ऐसा क्लियर है कि एक फैक्ट वाले क्वेश्चंस तो बनेंगे ही बनेंगे यहाँ से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट टू एजुकेशन। अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले भारतीय संविधान अधिनियम के जो 86वां संविधान संशोधन है, ठीक है, और आर्टिकल जो 21 को 2002 की बात करें, इसमें ये साफ साफ परिभाषित किया गया है कि जो मौलिक अधिकार के रूप में जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे, ठीक है, उनको क्या दी जाएगी? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। 2002 के बाद 2009 में फिर से ये संशोधन हुआ और आर्टिकल 21A के तहत अब परिभाषित किया गया कि प्रत्येक बच्चे को एक समान गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा मिलनी चाहिए। मतलब क्या बोला गया कि मतलब एक समान होनी चाहिए, ठीक है, गुणवत्ता वाली, और पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा मिलनी चाहिए। जब संशोधन होने के बाद क्या हुआ, आरटीई अधिनियम जो था वो कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को ये लागू कर दिया गया था। तो यहाँ पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि संशोधन होने के बाद, ठीक है, जब संशोधन हो गया उसके बाद आरटीई जो एक्ट है वो कब लागू हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1 अप्रैल कब? 2010 को, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका अगर हम उद्देश्य की बात करें कि उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये था कि 6 से 14 वर्ष के जो आयु वर्ग के बच्चे होते हैं या बालक होते हैं, उनको निशुल्क अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकारों को प्रदान करना। मतलब जो मौलिक अधिकार हैं, मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो भी अनिवार्य शिक्षा है वो उनको फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। अगर कुछ ऐतिहासिक तथ्यों की इसमें बात करें, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पे चलें, तो देखो सबसे पहले क्या हुआ था, भारत में सर्वप्रथम एक योजना के रूप में, ठीक है, एक योजना के रूप में इसको निशुल्क शिक्षा का विचार जो है वो किसके माइंड में आया था? गांधी जी के द्वारा, ठीक है। उन्होंने बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा प्रणाली में इसको प्रस्तुत किया था और उस टाइम इन्होंने बोला था कि जन्म से 7 वर्ष के बालकों हेतु ये होनी चाहिए, ठीक है। जन्म से जो 7 वर्ष तक के बच्चे होंगे उनकी बात यहाँ पे इन्होंने की थी, ठीक है। नेक्स्ट बात देखो, 1944 में सार्जेंट योजना के अंतर्गत बात आई कि निशुल्क शिक्षा के विचार को पुनः से यहाँ पे दोहराया गया, लेकिन यहाँ पे जो बच्चों की एज थी वो थी 6 से 11 वर्ष के बच्चे थे। मूल संविधान, अब जब जो मूल संविधान है अगर हम उसकी बात करें, तो मूल संविधान में जो बालक हैं, बालकों की जो पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी व्यवस्था नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय में की गई। कहाँ पे? नीति निर्देशक तत्वों की बात कर दी गई यहाँ पे। और कौन से आर्टिकल में इसको रखा गया था? अनुच्छेद 45 में। अब देखो, जब 86वां संविधान संशोधन हुआ उसके बाद अनुच्छेद 45 में राज्य पर अब, ठीक है, जो राज्य थे उन पर केवल क्या हुआ? 6 वर्ष तक के बालकों की ही एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी रह गई, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ था, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे जो इस एज ग्रुप में आते थे, उनको बालकों को मूल अधिकारों, ठीक है, उनको कहाँ डाल दिया गया? मूल अधिकारों 21A की श्रेणी में रख दिया गया। तो सिर्फ जो 86वां संविधान संशोधन हुआ वहाँ पे आर्टिकल जो 45 थे वहाँ पे सिर्फ 6 वर्ष तक के बच्चे आ गए, क्योंकि उससे ज़्यादा वर्ष जो 6 से 14 एज के जो बच्चे थे वो कहाँ चले गए? मूल अधिकारों में जो 21A था आर्टिकल, वहाँ पे इनको रख दिया गया था। अब देखो, अनुच्छेद 51A जो है, ठीक है, मैं 86वां जो संविधान संशोधन हुआ 2002 में, ठीक है, इसके द्वारा क्या हुआ? 11वां मूल कर्तव्य अंतः स्थापित कर
6 से 14 वर्ष के जो एज ग्रुप वाले जो बच्चे थे, ठीक है, उनके माता पिता या संरक्षकों को पर एक कर्तव्य अध्यारोपित या एक कर्तव्य उनको दे दिया गया था कि वे जो भी उनके प्रतिपाल्य यानी कि जो उनके संतान हैं, ठीक है, या जो जिनके भी वो केयर कर रहे हैं, केयर टेकर जिनके वो हैं, उनको क्या करें, वो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित वो ना करें। ये किस में आ गया था? आर्टिकल 51 में 86वां संविधान संशोधन था 2002 का। इसमें क्या हुआ? 11वां मूल कर्तव्य एक अंतः स्थापित किया गया। किसके लिए किया गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स को एक जिम्मेदारी दी गई कि जो बच्चे हैं वो उनको निःशुल्क और एक इम्पॉर्टेंट अनिवार्य शिक्षा जो है वो प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट विशेषताएं हैं इसकी। देखो, विशेषताओं की अगर हम बात करें, ये जो अधिनियम है प्राथमिक शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य मौलिक अधिकार के रूप में इसका सार्वभौमिकरण पर बल देता है। तो सिंपली हम बार बार पढ़ रहे इस चीज़ को कि निःशुल्क और अनिवार्य क्या है? मौलिक अधिकार के रूप में सार्वभौमिकरण पर बल देता है। अगर हम यहाँ पे एक नोट की बात करें कि सर्वप्रथम जो हर्टांग समिति थी 1929 के प्रतिवेदन में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को बल दिया गया। किसने सबसे पहले एक तरह से इसको बहुत ज़्यादा फोर्स किया? ये किया था हर्टांग समिति ने, जो कि 1929 में आई थी। ठीक है, अब जबकि सर्व शिक्षा अभियान, लेकिन हुआ क्या? बल इसने दिया परंतु इसे अनिवार्य नहीं माना, लेकिन ये एक बिल्कुल कंपलसरी नहीं माना इन्होंने। ठीक है, उसके बाद जबकि सर्व शिक्षा अभियान की जो अवधारणा में प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य सार्वभौमिकरण स्वीकार किया गया। अब जबकि जो सर्व शिक्षा अभियान की बात जब हुई तो यहाँ पे जो प्राइमरी एजुकेशन है, ठीक है, उसको उसके एक तरह से सार्वभौमिकरण की क्या की मतलब स्वीकार उसको किया गया कि हाँ, ये सार्वभौमिकरण इसका होना चाहिए। एनसीईआरटी, अगर हम यहाँ पे कुछ एक फैक्ट की बात कर ले, जो एनसीईआरटी के जो स्कूल्स होते हैं उसमें न्यूनतम जो एज होती है वो 6 वर्ष होती है। ठीक है, प्रवेश करने की, और जो अधिकतम आयु होगी वो कितनी होगी? 14 वर्ष। तो 6 वर्ष की एज में बच्चा क्या कर सकता है? एंटर कर सकता है, और 14 वर्ष की एज में वो क्या कर लेगा? मतलब अधिकतम आयु होगी एज, मतलब इनका एज जो है, एज ग्रुप, ठीक है, 14 वर्ष होगा। इस अधिनियम के तहत प्रदान की गई शिक्षा के परिणाम स्वरूप छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। यहाँ पे क्या है कि सर्टिफिकेट भी बच्चों को दिया जाएगा। इस अधिनियम में सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क तथा निजी शिक्षण संस्थान, जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान होंगे, वहाँ पे प्रथम कक्षा से ही 25% सीटें आर्थिक जो पिछड़े वर्ग के छात्र हैं उनके लिए क्या कर दी जाएगी? आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया। देखो, जो इन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे तो इनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है, और जो प्राइवेट संस्थान है, ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे, वहाँ पे 25% जो है वो क्या दी जाएगी? मतलब ये सीट्स रिजर्व रखी जाएंगी। अतिरिक्त शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी गई। ठीक है, जो अतिरिक्त शिक्षण संस्थानों की जो स्थापना थी, ठीक है, स्थापना की जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार को दे दी गई थी। नवीन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान का बुनियादी ढांचा मान्यता की तिथि से 3 वर्ष के भीतर तैयार किया जाना जरूरी है, अन्यथा क्या होगा? उस स्थान की जो मतलब जो भी वो संस्थान है उसकी मान्यता को क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा, अगर उन्होंने क्या नहीं किया कि जब जिस से उसका बुनियादी ढांचा बना है वहाँ तब से लेके 3 वर्ष तक अगर उन्होंने क्या नहीं करवाया, अपना एक तरह से शिक्षण को मान्यता नहीं दिलवाई, तो 3 वर्ष के भीतर ही वो क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। अब क्या हुआ? देखो, गुणात्मक सुधार हेतु इस कानून में निम्न बातें रखी गई हैं। ठीक है, देखो इनमें क्या बोला गया है कि जो अगर कोई क्लास है उसमें 40 बच्चे हैं, ठीक है, 40 छात्रों पर एक कक्षा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि 40 अगर क्या है स्टूडेंट्स हैं तो उसमें एक क्लास होना जो है बहुत ही ज़रूरी है या अनिवार्य है, कह सकते हैं हम इसको। गैर प्रशिक्षित नियोजित अध्यापकों के लिए इस अधिनियम के तहत प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। जो प्रशिक्षित नियोजित जो टीचर्स लगा दिए गए हैं उनको ट्रेनिंग लेना काफ़ी
एक तरह से अनिवार्य इसमें बना दिया गया है। तो बच्चे 40 बच्चों की क्लास में अगर 40 छात्र हैं किसी क्लास में तो एक कक्षा होना अनिवार्य है। और जो भी अगर कोई नॉन ट्रेनिंग या टीचर्स ट्रेनिंग किसी ने नहीं की है तो उनको क्या है, ट्रेनिंग लेना इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें RTE 2009 के अधीन शिक्षक के दायित्वों की, तो देखो सबसे पहले है कि शिक्षण प्रदान करना। सबसे जो मेन पॉइंट है वो तो यही है कि आप बच्चे को क्या करो, एजुकेशन प्रोवाइड करो। विद्यालय का संगठन तथा व्यवस्था करना। विद्यालय का क्या, स्कूल का क्या करना, एक तरह से संगठन तथा व्यवस्था करना। मूल्यांकन कर उसका रिकॉर्ड तैयार करना। ठीक है, जब आप इवैल्यूएशन करो और उस बच्चे का क्या करो, रिकॉर्ड तैयार करो। छात्रों का मार्गदर्शन करना। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हासिल करना, मतलब उनको क्या होना चाहिए, चाइल्ड डेवलपमेंट की एक नॉलेज भी उनको होनी चाहिए। पाठ को और ज़्यादा रोचक बनाने हेतु विभिन्न जो उपकरण हैं, ठीक है, उनकी रचना करना। जैसे आप मॉडल बना सकते हो, चार्ट यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से मतलब कुछ रोचक, आपको कुछ इंटरेस्टिंग, आपको अपने जो भी आप पढ़ा रहे हो उसको इंटरेस्टिंग बनाना है। उसके बाद है सिद्धांत के बजाय व्यवहारिक सीखने पर बल देना। मतलब सिर्फ एक आप रटी रटाई चीज़ों पे ध्यान ना दें, सिद्धांतों पे ही बेस्ड ना हो, आप एक तरह से जो पूरा व्यवहारिक चीज़ें हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करें। शिक्षण के दौरान सामाजिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता प्रदान करना। ठीक है, जो एजुकेशन है, शिक्षण के दौरान सामाजिक जो आवश्यकताएं होती हैं उनको प्राथमिकता यहाँ पे प्रदान करना। मूल्यांकन के नवीन तरीकों की खोज की, इवैल्यूएशन और कैसे अच्छा किया जाए। ठीक है, धर्म मुक्त शिक्षा का प्रसार करना। अब जो धर्म मुक्त शिक्षा होनी चाहिए, जो ट्यूशन खोरी होती है तथा नशाखोरी के विरुद्ध जन जागरण फैलाना। जन जागरण को मतलब एक तरह से फैलाना, बात ही ट्यूशन खोरी और नशाखोरी ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जनतांत्रिक व्यवहार पर बल देना। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, फैक्ट हैं जो कि किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, किसी टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी यहाँ पे। ठीक, अब देखो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जो कि डायरेक्टली आपके जो एग्ज़ाम है उस पर पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की यहाँ पे, कि जो बालक हैं, बालकों को का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है उसको कब लागू किया गया था, तो उसको लागू किया है 1 अप्रैल 2010 को। सेकंड पॉइंट आता है इसमें, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A में, ठीक है, अनुच्छेद जो 21A है उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क वो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल है। ठीक है, 21A में, और कितने ईयर के बच्चों के लिए है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में किसमें रखा गया है, समवर्ती सूची में डाला गया है। ठीक है, समवर्ती सूची में इसको रखा गया है। उसके बाद है आपका प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के न्यूनतम कार्य दिवस। जो प्राथमिक प्राइमरी स्तर पर उसके कितने हैं कार्य दिवस, 200। RTE 2009 का परिणाम क्या है एक तरह से, तो देखो सबसे पहला है इसमें कि जो 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो। सेकंड आता है इसमें अनुच्छेद 21A को लागू करना। ठीक है, और तीसरा आता है इसमें शिक्षा जो है वो सबके लिए है। ठीक, बालकों के अधिकारों का संरक्षण अध्याय 6 में उल्लिखित है। बालकों के अधिकारों का जो संरक्षण है वो अध्याय 6 में उल्लिखित है। कौन से अध्याय 6 में। RTE 2009 के अनुसार जो स्कूल में जो डेवलपमेंट योजना होती है वो 3 वर्षीय होंगी, ये इन्होंने बात करी। ठीक है, विद्यालय विकास योजना जो होंगी वो कितने वर्षीय होंगी, तो वो होंगी 3 वर्षीय, 3 इयर्स की वो होंगी। राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार जो है नियमावली 2011 के लिए अधिसूचना कब जारी हुई, तो अधिसूचना जो है वो 29 मार्च 2011 को जारी हुई थी। और विश्व में सर्वप्रथम RTE को नॉर्वे में लागू किया गया था। अगर पूछा जाए कहाँ फर्स्ट में इसको लागू किया गया, तो नॉर्वे में इसको लागू किया गया था। अगर हम बात करें कि जो RTE एक्ट है उसमें माता पिता से अभिप्राय क्या है, तो जो माता पिता हैं, देखो प्राकृतिक माता पिता भी हो सकते हैं जो ऑब्वियसली नेचुरली हैं, सौतेले माता पिता भी हो सकते हैं, और जो दत्तक माता पिता हैं, किसी ने अगर किसी बच्चे को गोद लिया है तो वो भी हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है,
आरटीई एक्ट सर्वप्रथम किस सदन में आया था? तो उच्च सदन में इसको पेश किया गया था। और भारत में, ठीक है, इंडिया में इसको कहाँ, शिक्षा को कहाँ, किस सूची में रखा गया है पूछा तो आएगा समवर्ती सूची में, ना ही राज्य में, ठीक है, और ना ही एक तरह से केंद्र में। तो ये किस में रखी गई है? समवर्ती सूची में इसको रखा गया है। आरटीई एक्ट को लागू करने वाला भारत विश्व का 135वां देश है। कौन सा? 135, ठीक है, इस नंबर को याद रखना। तो 135वां देश है। विद्यालय प्रबंध जो समिति होती है उसके जो हेड होते हैं या अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? अभिभावक होते हैं। जो भी पेरेंट्स होंगे वो विद्यालय प्रबंधन जो समिति है उसके अध्यक्ष होते हैं। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक एक सप्ताह में कितने घंटे शिक्षण का प्रावधान है? तो एक सप्ताह में जो है टीचर वो 45 घंटे या 45 आवर्स क्या करेगा? पढ़ाएगा। आरटीई 2009 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 38 धाराएं यहाँ पे प्रेजेंट हैं। आरटीई 2009 का सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? तो अध्याय 4 जो है ये क्या है? सबसे बड़ा अध्याय है। राजस्थान में आरटीई 2009 लागू किया गया था 1 अप्रैल 2011 में। कब किया गया था? 1 अप्रैल 2011 में। अब देखो यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो निजी स्कूलों में जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए सीटें आरक्षित की गई हैं कितने %? तो ये हो जाएगा आपका 25%। आरटीई 2009 की धारा 4, ठीक है, जो धारा नंबर 4 है के अनुसार यदि कोई बालक 13 वर्ष का है तो उसको कौन सी क्लास में उसका एक तरह से उसको प्रवेश दिया जाएगा? तो वो दिया जाएगा क्लास 8 में। अगर 13 साल का बच्चा है तो वो कौन सी क्लास में जाएगा? 8th क्लास में वो जाएगा। आरटीई एक्ट 2009 संसद के निम्न सदन द्वारा 4 अगस्त 2009 में पारित किया गया था। निम्न सदन द्वारा कब पारित किया गया है? 4 अगस्त 2009 को ये पारित किया गया है। आरटीई 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है, देखो जो आरटीई 2009 है वैसे तो हम सिंपली लेते हैं 1 to 5th, अगर हो सकता है कहीं पे ऑप्शन आए तो हम देखेंगे 1 to 5th, लेकिन आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कौन सी, उसका मीनिंग क्या है? 1 to 8th, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बात करी है 1 to 8th क्लास की, ठीक। और आरटीई 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 में कार्य दिवस व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो देखो 200 तो कार्य दिवस होंगे और 800 जो होंगे वो घंटे होंगे। तो 200 यहाँ पे कार्य दिवस और 800 जो होंगे वो क्या है? आपके आवर्स हैं। निःशुल्क शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा अधिनियमित भारत की संसद द्वारा किया गया था। विद्यालय प्रबंधन समिति में महिलाओं की संख्या 50% आवश्यक होनी ही चाहिए। भारत में प्रथम शिक्षा नीति कब पारित की गई? तो इंडिया में जो प्रथम जो शिक्षा नीति थी वो कब आई थी? 1968 में आई थी, ठीक है। भारत में जो फर्स्ट शिक्षा नीति वो 1968 में आई थी। उसके बाद एसएमसी की बैठक 3 माह में एक बार होती है, ठीक है। तो एसएमसी की जो बैठक होती है साधारण बैठक, वो कितने टाइम में होगी? तो 3 माह में वो एक बार अवश्य होनी चाहिए, ठीक है। 3 माह में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? एक बार ही होनी चाहिए। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें जो फैक्ट हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको प्लीज़ देख लीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।